सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 164वीं कक्षा, दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है आज। इसमें जो पहला सूत्र है समर्थः पद विधि, इस सूत्र पर महाभाष्यकार पतंजलि ने सबसे अधिक विचार किया है। ये जो पुस्तक छपी है झज्जर से महाभाष्य, यही पढ़ते पढ़ाते चले आ रहे हैं बहुत समय से, कम से कम 40-50 साल हो गए होंगे छपे हुए उसको। वही चल रहा है अभी तक, मूल्य बदलता रहता है उसका। अब पता नहीं नया संस्करण निकला है कि नहीं। तो उसमें मुझे जहाँ तक स्मरण आ रहा है, मैंने एक बार पृष्ठ गिने थे इसकी व्याख्या के सूत्र की, तो 64 का ध्यान आ रहा है मुझे। सबसे अधिक व्याख्या है सूत्र पर समर्थः पद विधि महाभाष्य में। अनेकों वार्तिक आ गए इसकी व्याख्या करते करते, लेकिन यहां तो खैर हम इतना विस्तार से नहीं करेंगे। तो यहां ये देखते हैं क्या कहता है सूत्रीय। समर्थः प्रथमैक वचनांतम पद विधि ही प्रथमैक वचनांतम। इसमें जो उन्होंने 4 प्रकार के समास दिए हैं, ये महाभाष्य के आधार पर ही दिए हैं। तो महाभाष्य में इसमें 4 प्रकार का समास विग्रह किया है इसका, समर्थ शब्द का। समर्थ में 2 शब्द हैं, सम और अर्थ। लेकिन समास करते समय इसमें एक शब्द और लाते हैं बीच में, और उसका कर देते हैं लोप। तो 2 पदों के बीच में जब कोई तीसरा पद आता है विग्रह करते समय और उसका करना है लोप, तो लोप को कैसे बोलेंगे? मध्यम पद लोपी। मध्य में ही तो आएगा पद। कुछ समास होते हैं उत्तर पद लोपी, कुछ पूर्व पद लोपी, कुछ मध्यम पद लोपी। और समास का ही प्रकरण आगे प्रारंभ होने वाला है, तो समास तो हम समझ ही लें यहां ढंग से। तो इसमें एक मध्य में पद जुड़ेगा 4 प्रकार से, तो विग्रह 4 प्रकार का हो जाएगा। एक बार जोड़ेंगे हम इसमें गत अर्थ को, एक बार जोड़ेंगे सृष्ट शब्द को, एक बार जोड़ेंगे प्रेक्षित शब्द को, एक बार जोड़ेंगे बद्ध शब्द को। तो गत जोड़ेंगे तो संग संग गतः। देखो सम और अर्थ 2 शब्द हैं, संग गतः और जोड़ दो बीच में, संग गतः अर्थः। अब गत का लोप हो जाएगा, रह गया वही समर्थ। संगत अर्थ है, क्या मतलब है? आपस में संबंध है, कोई मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है उससे। यहाँ गति के 3 अर्थ है ना, ज्ञान गमन प्राप्ति। तो संगत अर्थ या फिर तो कौन सा लिया जाए? ज्ञान लिया जाए, गमन लिया जाए, प्राप्ति लिया जाए, क्या है? यहाँ ज्ञान गमन प्राप्ति अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पदों में आ रहा है ना। ये तो शब्द में आ रहा है कि जो शब्द जिनके अर्थ आपस में एक दूसरे से संगत हैं, संगति लग रही है, उनकी मेल हो रहा है उनमें, तो वो संगत है। संगतः अर्थः समर्थः। दूसरा है सृष्ट, संसृष्ट, जुड़े हुए। संसृष्टः अर्थः संसृष्टार्थः। तो सृष्ट का लोप कर दो इसमें, फिर रह गया समर्थ। हाँ, सृज धातु से। ऐसे ही प्रेक्षित, संप्रेक्षितार्थः, यानी संप्रेक्षितः अर्थः समर्थः। यहां प्रेक्षित का लोप हो जाएगा। ऐसे ही बद्ध, बद्ध धातु से, तो संबद्धः अर्थः संबद्धार्थः अर्थात समर्थः। यहां बद्ध का लोप हो जाएगा। अभी ज्यादा विस्तार में नहीं जानना है आपको,
आपको तो इतना देखना है कि जिन दो पदों में कोई विधि होने जा रही है, उन दो पदों का आपस में किसी भी प्रकार का कोई संबंध तो हो, तब विधि होती है। इसकी मोटी मोटी चार अर्थ हो रही है, चार ये बात अपने करा ना, संबद्ध संगत, मोटी मोटी अर्थ होता है। तो ये मोटे मोटे अर्थ है, ये एक गत अर्थ है, एक श्रेष्ठ अर्थ है, ये बहुत मोटा है। देखो, एक प्रेक्षित अर्थ है और एक बद्ध अर्थ है। कितने मोटे मोटे हैं ये। समर्थ हो गया ना, समर्थन संबद्ध नहीं, समर्थ में जो बीच में शब्द आ रहा है वो बहुत मोटा मोटा है। देखो, गत, सृष्ट, प्रेक्षित, बद्ध, कितने मोटे मोटे हैं ये ना। ये वो नहीं कह रहे, ये संबद्धार्थन पदनाम विधि भवति। आप इन शब्दों का अर्थ पकड़ में आ गया कि नहीं? इनकी बात हो रही है। ये चारों अर्थ मिलकर के समर्थ बना है। अब जो जहां घट जाए वहां घटा लो। उसके लिए आप चारों मत घटाइए, जहां जितना घट जाए। चारों घटाने का तो फिर महाभाष्य में आएगा विषय ये। अभी हम महाभाष्य नहीं पढ़ रहे, बस अभी तो मोटा ये समझ लो आप कि जिन पदों में विधि होने जा रही है उनका आपस में कुछ तो संबंध हो। आप संबंध समझ लो बस, ठीक है। संबंध होना चाहिए उनमें आपस में, एक दूसरे से मिले हुए, जुड़े हुए, अर्थ की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से उनका आपस में संबंध होना चाहिए। संगत का अर्थ होता मिला हुआ, सृष्ट का अर्थ होता है उसके लिए बनाया हुआ, उत्पन्न किया गया। बना हुआ। प्रेक्षित में ये है कि बहुत आपस में ज्यादा ही संबंध हो रहा है। तो ये जैसे इच्छा दर्शन है ना, है। बद्ध का मतलब वैसे जुड़ा हुआ है, देखा हुआ है। तो ये बहुरी समास करेंगे इसके लिए। और बहुरी समास जो है, मैंने कहा था ना कि जैसे अलग अलग पदों के लोप के कारण से उसका नाम रख देते हैं, तो क्योंकि मध्य के पद का लोप किया गया तो मध्यम पद लोपी बहुरी समास, इस तरह से बोलेंगे। आज बड़ी बोलने में जो है जोर लगाना पड़ रहा है, कभी कभी हो जाता है ऐसा थकावट जैसी बोलने में। कभी होता है, कभी नहीं होता है। सीने वगैरह में कुछ है या तो उसका कफ वगैरह हो गया होगा, कह नहीं सकते। और कभी अचानक सही रहता है। उधर में शिकायत होती है ना, गुरुजी आपकी सांस की। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? एक उदाहरण से उदाहरण आगे अभी आगे आएंगे, अभी आगे आएंगे। तो अभी थोड़ा और करते हैं विचार इस पर। ऐसे ही ये अभी हमने एक शब्द पर विचार किया, समर्थ शब्द पर। दूसरा क्या शब्द है? पद विधि। अब यहां भी ऐसा ही, यहां भी हम केवल एक समास नहीं करेंगे, है तत्पुरुष समास ही, लेकिन तत्पुरुष समास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में हम तत्पुरुष समास करते हैं। तो यहां भी देखिए, अगर हम षष्ठी तत्पुरुष करेंगे और एक वचन में करें तो क्या होगा? पदस्य विधि ही। और इसी षष्ठी को हम द्विवचन में करें तो पदयोर विधि ही। बहुवचन में करें तो बनेगा क्या? तीनों का बनेगा तो यही। अच्छा, पदस्य विधि कैसे वाली बात छोड़ो। अभी देखो, हम आप ये ध्यान रखो, हम लोग महाभाष्य नहीं पढ़ रहे हैं अभी तो आप समास पढ़ लो केवल। अभी हम समास कहते हैं दो से अधिक पदों, विभक्तिरहित पदों को समास कहते हैं। हाँ, ये सब बातें आगे आएंगी। अभी आप समास पढ़ लो कि ऐसा भी है इसमें। अभी स्मृति बना लो केवल। अभी न्याय दर्शन में क्या पढ़ रहे थे? आपका व्यक्त ज्ञान तो इतना हो ही गया ना। स्मृति बना लो अभी, ठीक है। संस्कार बन गया नहीं, उससे स्मृति आ जाएगी आगे चल करके। अच्छा, ये तो किया हमने षष्ठी तत्पुरुष। पंचमी में कैसे करेंगे? पदार्थ विधि, पदार्थ विधि ही। ये तो हो गया आपका एक वचन में। और पदेभ्य कैसे भी कर, लेकिन वहां तो क्या पदार्थ विधि एक ही आएगा। अच्छा, वहां एक ही आएगा, दो पदों से आगे विधि नहीं होती है। ठीक है, षष्ठी तो हो जाएगा लेकिन उसमें एक वचन ही आएगा। अच्छा, ऐसे ही अन्य व्यक्तियों में कर सकते हैं हम। पदाय विधि ही है, पद ये तो हो गया। और पदेन विधि, पदे विधि सप्तमी। तो सर्व विभक्त्यंत समास है ये पद विधि में। ये सब महाभाष्यकार की देन है सारी। उन्होंने इस परिभाषा को इतना व्यापक कर दिया पूरी अष्टधाई में। सर्वत्र परिभाषा है ये, हम परिभाषा पढ़ रहे हैं आज।
ये सब जगह लगती है। सबसे व्यापक परिभाषा है। और लोक में भी ऐसा ही चलता है। हमारे संबंध किसी से स्थापित होते हैं, जुड़ते हैं, तो कुछ तो गुणकर्म स्वभाव मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं नई लोकात विद्यते व्याकरण। हाँ, व्याकरण लोक से भिन्न। और देखो मंत्र भी हमारा संगठन सूक्त में आता ही है, संगच्छध्वम संवदध्वम। तो क्यों कहा ईश्वर ने ऐसा कि संगत होकर के रहो, तभी चलता है समाज, तभी मजबूती आती है उसमें। संगे शक्ति कलयुग महाराज, संग हाँ, तो कलयुग युग क्या सभी युगे में है। तो उल्टे व्यक्ति के साथ संगत करके हम कलि युग करवा लें। तो पद विधि में तत्पुरुष समास, समर्थ में बहुरीही समास। अब ये जो हम अपने लिए बोलते हैं कि देखो ये इसमें समर्थ है, वो उसमें समर्थ है, हम बहुत समर्थ हैं, ये असमर्थ है, ये सब शब्द व्यवहार में प्रयोग में आते हैं। तो यहाँ ऐसे ही अर्थ निकलते हैं समर्थ के। समर्थ को नहीं दोष। समर्थ में यदि आप केवल सम और अर्थ इतने का ही अर्थ करेंगे, अर्थ ही नहीं घटेगा इसका। आपको बीच में एक पद लाना पड़ेगा, कोई सा भी। केवल सम का अर्थ का अर्थ मिलाओ, क्या बनेगा? सम अर्थ। सम है जो अर्थ। सम क्या? सम माने बराबर। बराबर में अकारांत है वो सम। ये हलंत है सम। अच्छी प्रकार से ये सम अर्थ सम अच्छी प्रकार से अर्थों का। हाँ, क्या संयोजन? ये कहाँ से ले आए संयोजन? ना आपने समर्थ दोनों मिला दिया ना, सम केवल। हाँ, मिला दिया, ठीक है। तो आप पद तो वही रखेंगे, सम और अर्थ। इन्हीं का अर्थ करो। सम का अलग से अर्थ करो। हाँ, अच्छे प्रकार से। तो ठीक अर्थ समर्थ, ये बन जाएगा विशेषण किसी का कि ये व्यक्ति समर्थ है, अर्थात ये व्यक्ति ठीक अर्थ है। ये भी तो अर्थ लाया हमें। गुरुजी उस विषय में ठीक है। किस विषय में ठीक है? जिसमें धन में समर्थ है, बल में समर्थ है। सम के बात आप जो अर्थ ले रहे हैं ना, वो अर्थ लाने के लिए ही बीच का पद लाना पड़ेगा आपको। वो अर्थ लाने के लिए कि धन से ये संगत है, ये इससे संगत है, ये इससे संगत है, तो गत लाना पड़ेगा आपको। ये शब्द ही ऐसा है समर्थ, और इसी से बनता है सामर्थ्य। समर्थ का भाव सामर्थ्य। तो मैंने एक बार कहा भी था, शायद किसी कक्षा में चर्चा हुई थी, कि अगर हम समर्थ शब्द का अर्थ घटाएं तो मात्र ईश्वर में घटेगा ये। क्यों? क्योंकि वो हर पदार्थ से, अर्थ का तात्पर्य यहाँ पर पदार्थ, वस्तु, हर पदार्थ, और उससे संगत है वो। क्यों? सर्वव्यापक है इसलिए। हम समर्थ क्यों नहीं है? हम एकदेशी हैं। अच्छा बताओ, हम किससे जुड़े हुए हैं? आप यूं तो कह सकते हो कि हम तो ऐसे समर्थ हैं कि जो समर्थ से ही जुड़े हुए हैं। समर्थ है परमात्मा, हम समर्थों को भी समर्थ हैं, और हम उससे संगत हैं। समर्थों को भी समर्थ परमात्मा है, हमने नहीं है। जैसे हॉटलाइन होती है ना, डायरेक्ट हॉटलाइन। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, केवल 2-3 देश हैं ऐसे जिनको अधिकार मिला हुआ है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं राष्ट्रपति से। उसमें भारत भी है एक। भारत की हॉटलाइन अमेरिका से जुड़ी हुई है। अच्छा। हॉटलाइन एक ही होती है, 2 को जोड़ने वाली। हाँ। एक तो हम लोगों की लाइन है, कहीं किसी भी नंबर लगा दे, फोन कर लो। हाँ। एक ऐसा फोन आप मान लो, कल्पना करो, एक ऐसा फोन में एक ही नंबर हो जो, जैसे आजकल कुछ कंपनियों ने बनाए हैं स्कूल के बच्चों के लिए। अच्छा। तो स्कूल के बच्चे को दे दिया, एक घर पर रखा हुआ है। अब वो बच्चा केवल वो 2 ही फोन जुड़ेंगे आपस में बस, और किसी नंबर पर कॉल नहीं कर सकता वो। उसमें नंबर डायल नहीं करना है, बटन दबाना है, कॉल शुरू, एक ही नंबर। तो ऐसी हॉटलाइन, वो हॉटलाइन जो है उस लाइन पर दूसरा कोई जो है संपर्क नहीं कर सकता उससे। तो अमेरिका का भारत के साथ है। हाँ, मोदी बात कर सकते हैं सीधे ट्रंप से डायरेक्ट। तो डायरेक्ट हमारा संबंध किससे है? जो सर्व समर्थ है। हाँ। इस दृष्टि से हम समर्थ हैं, लेकिन अन्य वस्तुओं की दृष्टि से हम एकदेशी होने से समर्थ नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हे सामर्थ्यवान ईश्वर, हमें भी सामर्थ्य दीजिए। हम उससे मांगते हैं सामर्थ्य, हमारी नहीं है। चलिए फिर आइए अब। तो अर्थ बन जाएगा सूत्र का कि पद विधि, पदों की विधि, चाहे 1 पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो, तो इनकी विधियां
कैसी होती है वो पद विधि? समर्थ होती है। जब भी कोई विधि होगी तो वो समर्थ की ही होगी। अब इसको हम अर्थ को व्यापक करने के लिए, यद्यपि सूत्र में तो विभक्ति दोनों प्रथमा ही है, क्योंकि समर्थ शब्द है बहुरी समास से बना हुआ, और बहुरी समास के शब्द बनते हैं विशेषण। तो किसका बनेगा ये विशेषण? पद विधि का। तो अगर सामान्य अर्थ करें, अर्थ हो गया पद विधि समर्थ होती है। अब और खोलें इसको तो कि पद विधि अर्थात पदों की विधि समर्थों की होती है। समर्थ पदों की विधि होती है। जो पद संबद्ध हो, आपस में संगत हो, संश्लिष्ट हो, संप्रेक्षित हो, ऐसे पदों की विधि होती है। उदाहरण देखें अब। राज्यः पुरुषः, क्या अर्थ हुआ इसका? राजा का पुरुष। संबंध है कोई? राजा के लिए काम करता है, राजा ने नियुक्त किया हुआ है, राजा से उसे वेतन मिलता है, कई बातों में आपस में संबंध जुड़ा हुआ है। तो दोनों पद कौन कौन से हैं? दो, राज्य और पुरुषः, ये दो पद हैं। इनमें करनी है हमें एक विधि। विधि सूत्र लगाते हैं ना काम करते समय, कोई सा विधि कौन सी करनी है? समास रूपी विधि। तो समास करेंगे यहां पर हम, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो षष्ठी सूत्र आया समास करने के लिए। ये चारों में से कौन सा है ये संगत? जो लग जाए, कोई एक को मत देखो आप, चारों लग सकते हैं। चारों में से कौन सा? चारों लग सकते हैं, तीन लग सकते हैं, दो लग सकते हैं, एक लग सकता है। जहां जैसा आपको समझ में आ रहा है, अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग उत्तर आएगा इसका। एकदम ऐसा नहीं कि यही है और नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते आप। जिस दृष्टि से भी आप ले रहे हैं, ये वक्ता के ऊपर है किस प्रकार से अर्थ को जोड़ रहा है वो, लेकिन होना चाहिए कोई ना कोई। ठीक है। तो हमें विधि करनी है समास रूपी विधि। तो समास करने वाला सूत्र आया, ये परिभाषा पहुंच गई। इसने कहा षष्ठी सूत्र से कि तुम समास करने जा रहे हो, जिन पदों का समास कर रहे हो उनमें देख लेना कि ये आपस में समर्थ हैं कि नहीं है। तो देख लिया, समर्थ हैं, विधि हो गई, समास हो गया, बन गया राज पुरुषः। ठीक है। अब इसका विपरीत उदाहरण। षष्ठी क्यों लानी पड़ी यहाँ पे? संबंध को दिखाने के लिए। संबंध बताने के लिए। फिर तत्पुरुष कैसे हमने लेके आए? तत्पुरुष समास का नाम है। तत्पुरुष समास का नाम है, लेके आए नहीं, समास का नाम है ये। षष्ठी सूत्र षष्ठ्यंत पद का जो समास करता है किसी दूसरे सुबंत के साथ, उस समास का नाम तत्पुरुष होता है। तो इसमें इन्होंने संबद्धार्थ घटाया है, संबद्ध अर्थ। अच्छा, अब इसका विपरीत उदाहरण। अब ने वाक्य बोला, देखो शब्द वही आएंगे, दोनों राज्य हैं पुरुष हैं। कैसे बोला? भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य। पकड़ में आ गया? राज्य के आगे पुरुष आ रहा है नहीं? भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य। राज्य पुरुष आ गया, समास हो जाएगा यहाँ पर? क्यों नहीं होगा? संबंध नहीं। कौन सा संबंध? समर्थ। हाँ, किसके साथ है संबंध फिर? भार्या के साथ उसका, भार्या के साथ राज्य का संबंध। वाक्य का अर्थ क्या है? पत्नी राजा की पुरुष देवदत्त का। लेकिन पत्नी राजा की पुरुष, राजा की पुरुष, राजा का पुरुष, ये तो इकट्ठे आ गए दोनों। तो ऐसा देख करके हम समास न कर लें कहीं, क्योंकि षष्ठी सूत्र आ गया। उसने कहा अरे इसमें षष्ठंत पद है, कौन सा? राज्य। और दूसरा संबंध कौन है? पुरुषः। के करो समास इनका। ये पहुंच गई परिभाषा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। पास पास है कर दो। कि तुम पास पास देख लो, समास कर लो, ऐसे नहीं। दोनों के तो आपस में हो सकता है। उनके चार, देखो क्या हो सकता है वो छोड़ो, जो क्या नहीं हो सकता वो देखो पहले आप। इनके साथ ऐसा, इनके साथ तो हो जाएगा। आप उसी पॉइंट पे रहिए कि राज्य पुरुषा का संबंध है क्या?
नहीं है। राज्य का संबंध भार्या से जिसके है, साथ है वो उसके साथ होगा। पुरुष का संबंध देवता से, तो वही तो बात हो रही है। दूसरा ना कल्पना ये परिभाषा न बनाए तो राज्य किसी है ना बना के अलग अलग करके दिखाएं। नहीं, ये परिभाषा न बनाए तो समास प्राप्त होगा कि नहीं? होगा। कौन रोकेगा? आपकी है सामर्थ्य रोकने की? नहीं रोक पाएंगे ना। फिर तो वही हो जाएगी ठोकर तो पाणिनि ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, समर्थों का ही करना है। तो ये वाक्य ऐसी रहेगा, भार्या राज्य पुरुष देवदत्त से। ऐसे नहीं कहेंगे भार्या राज पुरुष देवदत्त। ऐसे तो नहीं। एक पद हो जाता है। भार्या राजा के साथ जिसके साथ जिसके साथ ठीक है। मतलब ये इकट्ठा नहीं हो सकता। ऐसे ही द्वितीय समास का ले लो, कष्टम श्रितः, कष्ट को प्राप्त हुआ। अब यहाँ कष्ट का और श्रित का संबंध है। श्रित माने उसका आश्रय ले लिया उसने, दुखी हो रहा है कोई व्यक्ति, कष्ट को प्राप्त हुआ। कष्टम श्रितः, कष्ट श्रितः। तो कष्ट का और श्रित का आपस में संबंध होने से ये दोनों समर्थ हैं, पद विधि हो गई। सूत्र आएगा यहाँ पर, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैहि। इससे समास हुआ द्वितीया तत्पुरुष। कष्ट अम श्रित सु समास करके व्यक्तियां हट गई, कष्ट श्रितः। अब यहाँ पर हम वाक्य ऐसे बोले हैं, इन्होंने इसमें दिया नहीं है लेकिन इसका वाक्य जो है कष्ट श्रुत का, कष्ट श्रुत का नहीं दिया है, दूसरा हाँ दिया है। तो वाक्य बना कि पश्य देवदत्त कष्टम श्रुतो विष्णु मित्रो गुरुकुलम। दिखाना क्या है? कष्ट और श्रित समीप में आना। पश्य देवदत्त कष्टम श्रितः विष्णु मित्रो गुरुकुलम, पास पास में आ गए। लेकिन अर्थ क्या है कि देख देवदत्त दुख को, पश्य देवदत्त कष्टम, और श्रितो विष्णु मित्रो गुरुकुलम, विष्णु मित्र गुरुकुल पहुंच गया। देख देवदत्त कष्ट को, विष्णु मित्र गुरुकुल पहुंच गया। तो श्रित और कष्ट है कोई इसमें आपस में तालमेल? यहां नहीं होगा समास। और ये परिभाषा न होती तो यहां भी प्राप्त होता। ठीक है। ऐसे ही आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। तो ये हो गया समर्थः पद विधि ही। और ये परिभाषा केवल समास के लिए नहीं है, ये सर्वत्र अपना काम करती है। विधि से यहाँ पे हम क्या कहना चाहेंगे? कोई विधि हो, समास विधि हो, प्रत्यय विधि हो, कुछ भी ले सकते हो आप। विधि कोई सी हो सकती है, क्योंकि समास एक प्रमुख विधि है, छाया हुआ है समाज हमारी संस्कृत भाषा में। इसलिए परिभाषा यहां दे दी है एक उपयुक्त स्थान देख करके। जबकि परिभाषा ऐसी होती है या संज्ञा कि दीपक के समान, जैसे दीपक कमरे से बाहर भी प्रकाश फेंकता है, अंदर ही फेंकता है अगर आप देहरी पर रख दोगे तो संपूर्ण शास्त्र को प्रज्वलित प्रकाशित करती हैं परिभाषाएं। लेकिन किसी न किसी एक स्थान पर देंगे उसको, तो वो एक यहां पर, क्योंकि एक प्रमुख विधि आगे आने जा रही है, समास रूपी विधि, तो यहां दे दिया उसको उपयुक्त स्थान देख करके। अगला सूत्र, ये थोड़ा प्रकरण से बाहर का है सूत्र अगला, और इसमें न किसी की अनुवृत्ति है, न आगे किसी की जाएगी इसमें से किसी पद की। हाँ, एक की जाएगी। समास की परिभाषित क्या है? समास क्या है? समास किससे कहलाता है? वो आगे आएगा। अभी समास नहीं है, ये सूत्र अलग है समास से। इसको यूं भी कह सकते हैं कि सूत्र यहां से दे दिया है कि इसमें सुप शब्द को आगे ले जाना है। सुप प्रथम क्वचनांतम, आमंत्रिते सप्तमे क्वचनांतम, परांगवत अव्ययपदम स्वरे सप्तमे क्वचनांतम। परांगवत, पर के अंग के समान, परस्य अंगः परांगः और परांगवत, परांग इव परांगवत। ये क्या कहता है? आमंत्रिते में सप्तमी है, सप्तमी का अर्थ परे रहते। तो आमंत्रिते
परतः आमंत्रिते पदे परतः शुभ अर्था सुबंतम परांगवद होती स्वरे कर्तव्ये। दो सप्तमियां हैं इसमें, एक पर सप्तमी है, एक विषय सप्तमी है। स्वरे में विषय सप्तमी है। ये एक बार भेद बता दो। पर और विषय में 3 तरह की होती है सप्तमियां, पर सप्तमी, निमित्त सप्तमी और विषय सप्तमी। ठीक है, पर सप्तमी परे रहते, निमित्त सप्तमी कारण, ऐसा कारण होने पर, ऐसे बोलते हैं नहीं। सती सप्तमी। हाँ, और वो तो व्यवहार में बोल देते हैं उसको, अच्छा। लेकिन व्याकरण में ऐसे बोलेंगे 3 नाम ये। और विषय सप्तमी जैसे कि संहितायाम, संहिता के विषय में। यहाँ क्या है, स्वरे, स्वर संबंधी विषय में। विषय सप्तमी, तीन सप्तमी अंतर क्या है? विषय सप्तमी, निमित्त सप्तमी और सती सप्तमी बता तो दिया मैंने अभी। विषय सप्तमी परे रहते, परे सप्तमी हो गए वो। हाँ, तो आपने कहा ना कि अंतर क्या है इसमें। अब अंतर बोल रहा हूँ तो आप कह रहे वो तो परे हो गया, तो यही तो अंतर आप स्वयं बोल रहे परे। और विषय सप्तमी की बात कर रहा हूँ। विषय हो तो है इसमें, स्वरे कर्तव्य आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसी संहितायाम। प्रत्यय लाया नहीं लाएंगे देखो संगीत, देखो यहाँ पर स्वरे का अर्थ स्वर कोई परे नहीं है, स्वर संबंधी कार्य का विषय होने पर। ठीक है, संहितायाम सूत्र है नहीं है, तो संहिता परे होती है क्या? अरे संहिता भी सन्निकर्ष का नाम है, कोई चीज तो है नहीं। तो विषय सप्तमी होगी संहिता विषय में। और एक निमित्त सप्तमी, जैसे किंगतिच। अब किंगतिच का अर्थ ये नहीं है कि कित नित परे रहते, इतना ही अर्थ नहीं है। वो कितनित परे भी हो, परे होने के साथ साथ वो निमित्त भी बन रहा हो गुण वृद्धि में, गुण वृद्धि करने में वो प्रत्यय जो कितनित है वो कारण भी बन रहा हो, तब निषेध होता है गुण वृद्धि का। और विषय सप्तमी में जो लाया तो नहीं है, लाया नहीं लाएंगे, इस प्रकार है क्या? विषय में कोई चीज ऐसी नहीं होती है कि जो आप परे ढूंढ लो उसके लिए। उसमें है ना क्रियभू। आप संहिता में घटा के देखो ना, संहिता में क्या चीज है परे, या क्या दिख रहा है आपको संहिता में? अरे संहिता एक स्थिति का नाम है, कौन सा? के पास पास होना, एक सिचुएशन का नाम है संहिता। तो ऐसी स्थिति होने पर ऐसा विषय यदि आ जाए कि पास पास में वर्ण आ जाए, व्यवधान रहित, अत्यंत सन्निकर्ष हो जाए, तो उस अवस्था में संधियां हो जाती हैं। इसमें क्रियभू अस्थि जो है ना, जैसे सिद्धियां करते हैं, वहां प्रत्यय तो लाया नहीं है, लेकिन वहां विषय सप्तमी देखा है वहां। तो ठीक है, विषय आ गया उसका अर्थ, लेकिन विषय तो वहां लाए, जैसे 8 ईटा द्वारा सिद्धि किया हमने, प्रत्यय तो लाया नहीं है, उससे पहले हमने काम करने शुरू तो विषय आ गया प्रत्यय का। नहीं लाए तो विषय तो आएगा। जैसे आदेश उपदेश श्रुति वहां करते हैं नहीं करते हैं, तो क्या अश्रित प्रत्यय लाते हैं? आदेश उपदेश स्थिति, हाँ, अश्रित प्रत्यय लाते हैं क्या पहले? शित भिन्न कोई प्रत्यय लाते हैं क्या पहले? हाँ, फिर लाएंगे ऐसे ऐसे। हाँ, तो विषय आ गया उस प्रत्यय की। जैसे कोई अतिथि नहीं आया लेकिन भूमिका पूरी बन चुकी है, आने ही वाला है बस, मेहमान या नेता तैयारी पूरी हो रही, आने ही वाला है बस, आया नहीं है अभी, तो विषय उसका हो गया है उपस्थित, आने का तैयारी पूरी हो चुकी है, उससे पहले ही कुछ कर लिया हमने, मैंने वहां लोप भी कर दिया। तो वो तो खैर अलग बात है, लेकिन संहिता में संहिता स्थिति है, एक विषय बन चुका है और वहां हमें कोई कार्य करना है, संधि करनी है, ये विषय है। आपको निमित्त तो स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है कि निमित्त सप्तमी। वहां कैसे करेंगे जब प्रत्यय लाया ही नहीं है, लीट प्रत्यय, और वहां पहले ही कर दिया काम। निश्चय आगे आएगा, ये निश्चय हो चुका है, उसका अर्थ आ चुका है। निज प्रत्यय किसी अर्थ में तो करोगे आप, हेतुमती च, तो अर्थ आ चुका है, प्रत्यय लाए नहीं है, तैयारी पूरी हो चुकी है, हो गया विषय। तो ये कह रहा है कि आमंत्रित पद यदि आगे आ जाए तो अन्य कोई सुबंत पद
एक पद कौन सा है? आमंत्रित। दूसरा पद कौन सा है? सुबंत। तो आमंत्रित पद परे होने पर सुबंत पद परांगवत हो जाता है। पर कौन है? आमंत्रित। उसका अंग बन जाता है। वो कब बनता है? यदि आपको स्वर करना है तो, उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि। जैसे शब्द है अटन, अट धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में, वो संबोधन के एक वचन में, प्रथमा व्यक्ति आती है उसमें, संबोधन के एक वचन में बनाया हमने अटन। क्या अर्थ हुआ इसका? घूमता हुआ। संबोधन भी निकलना चाहिए। ये घूमने वाले कुंडे ना हे घूमते हुए। आप कुंडे ने पहले बोल गए। कुंडे ने बोला मैंने अभी तक? मैंने कहा बोला है अभी? मैंने कहा अटन केवल। पहले इसको समझा रहा हूं ना, कुंडे बाद में बोलूंगा मैं। तो अटन का अर्थ हुआ हे घूमते हुए। इतना आ गया समझ में? अब जो पद संबोधन के होते हैं, संबोधन में प्रथमा व्यक्ति किससे आती है? सूत्र बोलिए। संबोधने च। इसके आगे क्या सूत्र है? मैं आगे का पूछ रहा हूँ, ऊपर का बोल रहे हो? ये आगे है इसके। सामंत्रितम। सा कौन? कौन? संबोधन। संबोधन स्त्रीलिंग है। प्रथमा। आमंत्रितम, आमंत्रित करने में, यानी प्रथमा जिससे लाएंगे हम। यहाँ सा से मतलब प्रथमा, लेकिन प्रथमा का तात्पर्य प्रथमांत, यानी संबोधन में जो प्रथमा आई है वो प्रथमांत पद आमंत्रित होता है। ये संज्ञा सूत्र है सामंत्रितम। तो अटन, अटन ये संबोधन का प्रथमांत है। संबोधन की प्रथमा व्यक्ति अंत में है इसके, तो इसका नाम क्या हो गया अटन का? आमंत्रित। अब हमने एक शब्द और बोल दिया। ये घूम तो रहा है कि हे घूमते, घूमने वाले, लेकिन उसने हाथ में कुंड और ले रखा है। अब क्या बोल रहे हैं हम? हे कुंड पकड़े हुए घूमने वाले, कुंड के साथ। कुंडे न अटन। कुंड के साथ घूमने वाले। हे कुंड के साथ घूमने वाले। अब ये वाक्य बन गया। अब ये सूत्र का काम आ गया। ये कह रहा है कि आपके पास सुबंत पद है कोई? हमने कहा है। कौन सा? कुंडेन। क्या इसके आगे आमंत्रित पद है? है। कौन सा? अटन। तो अब ये जो कुंडेन पद है सुबंत, ये आमंत्रित पर रहते परांगवत हो जाएगा। पर जो आमंत्रित है अटन, उसका अंग बन जाएगा। ये अंग के समान कहलाएगा, अर्थात ये भी आमंत्रित ही कहलाएगा। यद्यपि कुंडेन की आमंत्रित संज्ञा करने वाला कोई सूत्र है क्या? है? कोई नहीं है। इसने बना दिया उसको आमंत्रित के समान। लेकिन कब बनाएगा ये? तो बात थी कि स्वर संबंधी कार्य करने में। अब स्वर संबंधी कार्य क्या होता है? आमंत्रित जिसका नाम हो जाता है, तो आप सूत्र निकालिए 8वें अध्याय में। आमंत्रितस्य च, ये 8वें अध्याय में भी है और जगह भी है, लेकिन आपको निकालना है 8वें अध्याय का। और इसमें जो प्रकरण चल रहा है पीछे से, अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, ये ध्यान रखना है। मिल गया? तीसरे कॉलम में देखें, 8वें अध्याय के पहले ही पाद में, अनुदात्तम सर्वम, नहीं, अनुदात्तम सर्वम, ये इसका क्या संख्या है? 18। और इसके आगे आमंत्रित। अब अर्थ करिए आप। आमंत्रित, देखो अनुदात्तम सर्वम, जो भी आगे सूत्र आएंगे वो पूरे वो करेंगे अनुदात्त। पहली बात कब करेंगे? पाद के आदि में न हो, वो मंत्रों के लिए आता है एक प्रकार से। तो अटन, ये जो आमंत्रित पद है, इसको पूरे को अनुदात्त करना है। तो स्वर संबंधी कार्य करना है। तो स्वर संबंधी कार्य करना है, उस अवस्था में अटन तो आमंत्रित है, लेकिन कुंडेन आमंत्रित नहीं है।
ठीक है। देखो एक सूत्र आपका था ये 8वें अध्याय में आमंत्रितस्य च, एक 6ठे अध्याय में भी है आमंत्रितस्य च, 6ठे अध्याय के पहले पाद का 192 संख्या पर, दोनों को ध्यान में रखें। अच्छा, इसका जो अर्थ है आमंत्रितस्य च, ये जो 8वें अध्याय का बोल रहे थे अभी हम, इसमें एक बात और जोड़ें थोड़ी सी, कि इसमें एक अधिकार और चल रहा है। पद का सूत्र बोलिए। पदस्य पदार्थ। पदार्थ। अब दोबारा अर्थ करो। आमंत्रितस्य च, अर्थ कीजिए दोबारा। आमंत्रितस्य पदस्य सर्वम अनुदात्तम भवति। पदार्थ का अर्थ आ गया। जिसका अर्थ बुलवाना वही नहीं बोला आपने। पद से उत्तर। हाँ, पदार्थ, पद से उत्तर आमंत्रित अनुदात्त होता है पूरा। कौन सा पद है? कुंडेन। उससे उत्तर आमंत्रित कौन है? अटन। इसको पूरे को अनुदात्त प्राप्त होने लगा। ये स्वर संबंधी कार्य हो रहा है। अब ये पहुंच गया कि आमंत्रित यदि आगे आ रहा है तो उससे पहले वाला सुबंत पद ये उसी के समान बन जाएगा, परांगवत। अब ये बन गया पूरा एक पद, परांगवत। ये भी आमंत्रित पद ही बन गया, कुंडेन अटन, एक पद हो गया ये। अब पद से उत्तर है, ये गया बेचारा, ये अनुदात्त नहीं कर पाया। अब 6ठे अध्याय का आएगा, उसको अवकाश मिल गया। अब उसको मौका लग गया। वो क्या कहता है? उसने ऐसा नहीं कहा कि पद से उत्तर होना चाहिए। नित्य नित्य आदि नित्यम। हाँ, वो आदि प्राप्त करता है, लेकिन वो उसका ये कहना नहीं है कि आगे ये हो, पीछे ये हो, परे से हो, ऐसा कुछ नहीं। बस आमंत्रित मात्र, तो उसका आदि अक्षर उदात्त होता है। तो कौन सा अक्षर है आदि? कौन सा अक्षर है आदि? कु। पूरा एक मानो पहले आप कुंडे नटन को, अब अलग अलग मत करो। तो कु उदात्त हो गया। बाकी आगे बोलो आप, वही प्रक्रिया। अनुदात्तम सर्वम नहीं, वो तो हो गया। हाँ, अनुदात्तम पदम एक वर्जम। फिर उदात्तात अनुदात्तस्य, सुन नहीं रहे आप सत्यपति जी? उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः। दूसरा पाद में होना चाहिए। 6-1-192 गलत संख्या आ गई क्या इसमें? नहीं, ठीक है, 59 सामान ले रहे हैं तो ठीक है गुरुजी। ठीक है, तो क्यों नहीं मिलेगा? 692 भी तो है हमारे तो यही 692। तो इनके में क्यों नहीं मिल रहा है? आपके में क्यों नहीं आ रहा है? गुरुजी पीछे क्यों जा रहे हो? आगे जाओ ना। 59 अब दूसरा अध्याय है तो 6-192 मेरे आपकी मेरी क्या अलग अलग है? एक ही तो है। पहले बात बोलो ना। हाँ, अभी देखो 192 कहाँ? ये देखो तीसरे कॉलम में नीचे है। ये है ना आमंत्रित, आप कहीं और देख रहे हो। तो इस सूत्र से आदि उदात्त कु का उ उदात्त हुआ। अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अन्य सारे अनुदात्त हो गए। उदात्तात अनुदात्त से स्वरितः से डे स्वरित हो गया, और स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम से बाकी की एक श्रुति हो गई। तो क्या होगा? कु पर कोई चिन्ह नहीं, डे पर स्वरित, बाकी पर कोई चिन्ह नहीं। होगी बात? तो बस ये कार्य है इसका, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना? ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी इसमें, बस इतना ही कार्य था इसका। ऐसी और उदाहरण डाल लो आप। काट रहा है कोई किसी चीज को, हे काटते हुए वृश्चन, फिर एक पद और जोड़ दिया, परशुना वृश्चन, हे कुल्हाड़ी से काटते हुए। बस सारी वही बात है यहाँ भी। अब प उदात्त होगा, र स्वरित हो जाएगा, बाकी एक श्रुति। राजन, हे राजन, लेकिन किसका राजा? मद्रों का। मद्राणाम राजन, हे मद्रों के राजा। तो यहाँ वही बात है। म उदात्त, द्रा स्वरित, अन्य एक श्रुति। कश्मीराणाम राजन, क उदात्त, मी स्वरित, अन्य एक श्रुति।
इतना है। ठीक है, और ले लें 2 सूत्र, फिर समास प्रारंभ हो जाएगा। प्राक कडारात समासः, बहुत सरल सूत्र है। प्राक अव्ययपदम कडारात पंचमे कुशनांतम समासः प्रथमे कुशनांत। यहां से जो पिछले सूत्र में सुप शब्द आया था, ये सुप शब्द ये दूसरे पाद के 29वें सूत्र तक जाएगा। ये समास 2 ही पादों में है। इसमें दूसरे अध्याय के 2 पादों में समास चलता है। ये दूसरे सूत्र का सुबह शब्द गुरु जी, ये दूसरे पाद के 29। हाँ, समास का अंतिम सूत्र कौन सा है? 4 थे द्वंद्व, यहां तक जाएगा। ये सुप शब्द जो दूसरे सूत्र का, यानी कि प्रत्येक सूत्र में सुबंत 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 ये जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि प्रत्यय जब बोलते हैं तो अंत साथ में जोड़ देते हैं उसके। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहित तदादेश तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। अब सुप क्योंकि प्रत्यय है तो सुबंत ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो प्राक कडारात समास है। कडारात प्राक अर्थात कडारा कर्मधारे, दूसरे पाद का अंतिम सूत्र। इत्येतस्मात् प्राक समास संज्ञा भवति इति अधिकारो वेदितव्यः। प्राक कडारात समासः, यानी कडारा कर्मधारे सूत्र से पहले पहले सारे सूत्रों में समास शब्द पहुंचता जाएगा, और यह समास शब्द संज्ञा के रूप में पहुंचेगा, नाम रखता जाएगा। जैसे आपने किसी फैक्ट्री में देखा होगा, मशीनें लगी होती हैं, कोई उत्पादन चल रहा है, कोई डिब्बे में कोई चीज भरी जा रही है, तो कोई मशीन उसमें भर रही है, कोई उसका ढक्कन लगा रही है, कोई उस पर रैपर लगा रही है, कोई फिर कंपनी की मोहर लगा रही है। तो जो भी डिब्बा बनता चला गया उसे मोहर लगती है कंपनी की, डिब्बा आया मोहर लगी कंपनी की। तो आगे आने वाले सूत्र अपनी कोई विधि कर रहे हैं, उस विधि का एक नाम रखा जा रहा है, मोहर लगाई जाएगी। समास 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 समास, सबका नाम क्या होगा? समास। अब वो समास कहीं अविभाव, कहीं तत्पुरुष, कहीं बहुव्रीहि, कहीं द्वंद्व, ये समास के बनेंगे विशेषण। तो ये समास शब्द सर्वत्र उपस्थित हो जाएगा। तो ऊपर से सुप चला, इधर से समास चला, एक चीज और चलेगी वो आगे। ठीक है, इसका इतना ही अर्थ है बस, उदाहरण आगे आने ही हैं। सह सुपा, सह अव्यपदम सुपा तृतीय वचनांतम। सुपा में तृतीया है और सह के योग में ही तृतीया है, सह साथ में आ ही रहा है, सह युक्त प्रधान है, सूत्र आगे आएगा। तो सुपा सह सुप समस्यते। दूसरा सुप कहां से आ गया? ऊपर से। देखो समास के सूत्र आगे आएंगे अभी, और ये भी समास का सूत्र है, और अधिकार सूत्र भी यही है। जहां आपको कोई सूत्र समास करने वाला नहीं मिल रहा है, सारे उपाय कर करके देख लिए, तो ये कहता है मेरे पास आ जाओ। सुबंत का सुबंत के साथ हो गया, बस कोई नाम नहीं, समास है बस। केवल इसको बोलते हैं केवल। हाँ सही कहा आपने, इसे कहते हैं केवल समास, यानी केवल समास है, विशेषण कुछ नहीं है। जैसे कोई कहे कि आप कौन है, कि मनुष्य हूं, बस। अरे कोई तो नाम होगा, नहीं, बस मनुष्य, कोई नाम नहीं, मनुष्य बस। केवल गुरु जी सुप्सुपा समास क्यों बोलते हैं? सुप्सुपा भी बोल देते हैं। हाँ, कुंभक सुप्सुपा समास, केवल प्राणायाम है, सुप्सुपा बोल देते हैं, सुप्सुपा समास। हाँ, कुछ भी कह दो, तो समझने की बात है अपनी। यद्यपि यहाँ इन्होंने इस रूप में नहीं लिया, ये तो मैं बता रहा हूँ आगे चल करके आपको। जब व्याकरण आपका पूरा हो जाएगा, जब प्रवेश करेंगे वेदों में, तो उस अवस्था में ये सूत्र भी कार्य करता है। यहाँ तो इस रूप में ले रहे हैं कि अधिकार है केवल, प्रथम वृत्ति में ये नहीं बताया जाएगा, आप किसको उदाहरण नहीं दे रहे हैं कोई भी ऐसा। तो सुपासः सुप समस्यते, ये अधिकार चलेगा, तो ये भी सूत्र आगे जुड़ता जाएगा। लेकिन ये 4 थे द्वंद्व तक नहीं जाएगा, ध्यान रखना।
ये जाएगा जहां जहां सूत्र में तृतीया आती है, और तृतीया आती है बहुरी समास से पहले पहले तक। तो आज यानी कि दो सूत्र में तृतीया नहीं है, बहुरी ही और द्वंद्व, तत्पुरुष और अविभाव, इनमें तृतीया आपको मिलती जाएगी हर सूत्र में। बात समझ में आ रही है? क्या तृतीया? ये आधारभूत बातें हैं, कुछ आगे की सारी जो बता रहा हूं मैं आज आपके लिए। तृतीया बोलिए। तृतीया विभक्ति, नहीं वो तो ठीक है, आपने कहा ना यहाँ क्या इसमें सुपा में तृतीया है कि नहीं है? सुबह में तृतीया तो तृतीया के साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा ये? हाँ, तृतीया देखिए अनेकम अन्य पदार्थ थे, कहाँ है तृतीया इसमें? चार थे, द्वंद्व है, कहाँ है तृतीया इसमें? तृतीया जैसे इसमें है अरे सब में है, द्वितीय श्रिता थी, सब में है, तस्तेई। सब में है। आप एक में ही क्यों देख रहे हो? वहां जुड़ेगा ये। जहाँ तृतीया से संबंधित बहुरी द्वंद्व में नहीं जाएगा ये, बहुरी और द्वंद्व। वहां शुभ जाएगा, केवल शुभ। तो वहां कैसे अर्थ करते हैं? सुबंतों का परस्पर समास होता है, बस सुबंत के साथ नहीं, परस्पर, जैसे भी हैं वो, जो भी हैं जैसे भी हैं। बहुरी और द्वंद्व में नहीं जाएंगे। तो इसलिए आगे पीछे भी कर लेते हैं उनको। तो इस तरह से ये सूत्र बहुरी से पहले पहले तक जाएगा। बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ